जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे, बड़े अहम मौज़ूआत हैं और बड़े तगड़े किस्म के मौज़ूआत हैं। एक तो NA 249 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने दरख्वास्त दायर की थी कि रीकाउंट किया जाए, तो अब मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त NA 249 कराची के हल्के पे मंजूर हो गई है और वहाँ पे अब रीकाउंट होगा। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर से दरख्वास्त मंजूर हुई है। इससे पहले डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में भी रीपोल की दरख्वास्त मंजूर हुई थी और अब NA 249 में रीकाउंट की। क्या रीकाउंट से, दोबारा गिनती से NA 249 का जो इशू है, खासतौर पे नून लीग को जो लगता है कि वहाँ पे धांधली हुई है, और कल शायद खान अब्बासी हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए थे कि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने धांधली करवाई है। तो क्या ये सारे इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून के साबित हो जाएंगे रीकाउंट में, या यही सूरत हाल बरकरार रहेगी, पीपल्स पार्टी की बरतरी बरकरार रहेगी? इस पर सवाल करेंगे। क्या रीकाउंट से जो भी नतीजा दोबारा सामने आता है उससे सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, या मामला फिर उसके बाद रीपोल की तरफ बढ़ेगा? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची की जो सीट की शिकस्त है वो एक बहुत बड़ा झटका तो साबित हुई है, लेकिन क्या उसके बाद PTI की जमात और हुकूमत इस पे कुछ नजर सानी कर रही है अपनी पॉलिसीज पे या अपनी हिकमत अमली पे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंतखाबी इस्लाहात के लिए पहला कदम रख दिया है, और उसमें जो दो अहम पॉइंटर्स थे कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का हक। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट देने का हक है वो ऑर्डिनेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब तनकीद तो इस पे मुसलसल होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि जी आप पार्लियामान में बिल नहीं लेके आते हैं, पार्लियामान को आपने एक बिल्कुल गैर फाल करके रबर स्टैंप बना रखा है, पार्लियामान में कानून साजी के लिए बहस नहीं करवाते, और आपने इस वक्त पार्लियामान को एक ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बना दी और गवर्नमेंट को भी। तो इस पर भी सवाल करेंगे और अपोजिशन से पूछेंगे कि जब वो इस तरह खुला मैदान दे देगी और इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं होगी, तो फिर गवर्नमेंट ज़ाहिर है मजबूर हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो उसने कानून साजी करनी है, आगे बढ़ना है कहीं ना कहीं। तो क्या ये ऑर्डिनेंस लाने की जिम्मेदार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, या अपोजिशन भी इसके मुरद इल्ज़ाम ठहराने में जिम्मेदार है? तो ये बड़े इंटरेस्टिंग से सवालात हैं जिनका आज हम प्रोग्राम में जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और अब सेनेटर हैं जनाब एजाज चौधरी साहब। मुस्लिम लीग नून से भी एक सेनेटर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, MNA हैं नाज बलोच साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। तहरीक इंसाफ से सवाल करने से पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक तो पॉइंट हुकूमत ने अपना जो है वो मनवा लिया, उन्होंने लागू कर दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग देने का हक। जब आप लोग इंतखाबी इस्लाहात के लिए बैठेंगे नहीं गवर्नमेंट के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं तो कानून साजी करनी है। अब इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक दिया गया है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी हक दिया जा सकता है, क्या कहता है? देखें, इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा और मैं ये कहूँगा आपसे कि जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो कानून तो उनकी इजाज़त नहीं देता। मसलन अब ये जो डस्का का इलेक्शन हुआ था जिसकी धुन में बहुत से प्रिजाइडिंग अफसर गायब हो गए, फिर इत्तफाकन एक ही जगह पे वो इकट्ठे हो गए, और फिर जो भी उसके रिज़ल्ट सामने आए, जो फ़ैसला आया वो भी आपके सामने, जो बाद में दोबारा इलेक्शन हुए वो भी आपके सामने। इनकी तो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब कानून को वायलेट करना इंटेंट हो तो फिर कानून साजी के ज़रिए चोरी तो नहीं रोकी जा सकती ना। कानून तो ये कह सकता है कि चोरी जो है उसकी सज़ा A, B या C होगी, और चोरी करना गैर कानूनी है, ये कहेगा कानून। अगर कोई अच्छी चीज़ आए, अगर किसी बिल की शक्ल में आती है, हमारे सामने बिल रखा जाता है, तो हम उसको तराजू में तोलेंगे। अब ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक दिया है ऑर्डिनेंस के जरिए, आप कहते हैं कि ये गैर कानूनी? देखिए, मैं तो गैर कानूनी मैंने नहीं कहा आपसे अभी तक। मैंने तो आपको ये कहा है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने का मतलब है कि कोई बहस मकसूद नहीं है, यानी 90 दिन तक आपने उसको मुल्क का एक लागू कानून बना दिया। और ये हम हर चीज़ में यही देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा ऑर्डिनेंस आता है। आप ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए अगर चलाना चाहते हैं तो आप चला लें। आपने एक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, एक फ़र्द को
ریموو کرنے کے لیے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ایک من پسند صاحب جو ہیں ان کو 30 ارب روپے جو ملے ہیں ان کو کہا گیا کہ اس کا آڈٹ مت کرو، بلکہ لکھ کے دے دیا کہ اس کا آڈٹ نہ کرو، ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ بھئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام اگر تمام تعلیمی اداروں کو آڈٹ کرنا ہے تو ایک 30 ارب روپے جو ایک صاحب کو ملے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، اس کا آڈٹ آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ چلیں وہ تو بات کہیں اور بڑھ جائے گی، اس وقت تو ہم انتخابات کے حوالے سے اور انتخابی اصلاحات کی میں آرڈیننسز کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب آرڈیننسز کا مقصد فردن ایک ایک فرد تک پہنچ جائے تو پھر آپ بتائیے اس میں پارلیمان میں کیا ڈیبیٹ ہوگی۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کا تعلق ہے، کوئی بھی اچھی چیز اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہیں، میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی بڑی اچھی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی استعمال ہونی چاہیے، مگر ٹیکنالوجی آر ٹی ایس کی شکل میں استعمال تو پہلے بھی ہوئی تھی، نہ صرف آر ٹی ایس تھی بلکہ آر ٹی ایس کا ایک بیک اپ بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا 2 مختلف سسٹم تھے۔ پھر یہ بھی ہمیں بتایا گیا، ڈیمنسٹریشن تمام پارٹیز کو دی گئیں، یہ کہا گیا کہ یہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، یہ فول پروف ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو چکا ہے، اور آپ نے اس کو بیٹھے دیکھا، پھر آپ نے ساری رات اس کو غائب دیکھا، پھر فجر کی بالکل ڈسکا کی طرح فجر کی اذان کے ارد گرد وہ دوبارہ واپس آیا، اور جب دھن چھٹی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں ڈسکس تب ہوں گی نا، یہ سارے معاملات تب جب آپ پارلیمان میں بیٹھیں گے۔ صحیح، وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم نے دعوت دی، آپ لوگوں نے یکسر انکار کر دیا، آپ نے کہا نہیں جی ہم نے نہیں بیٹھنا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں کہنا چاہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی وقت آ کر، ہم آج تک ہمارا ایکسپیرینس کیا ہے کہ وزیر اعظم جب ہمیں کسی چیز کے لیے دعوت دیتے ہیں تو ان کا مقصد اصل میں تذلیل ہوتا ہے، یعنی وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ پہلے بلائیں گے، جب گفتگو شروع ہوگی تو باہر 4-5 وزیر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی کہ انہوں نے بلایا ہمیں، اسپیکر صاحب کی ایک کمیٹی بنائی کہ یہ آپ آ کے اس پہ بات کریں کووڈ-19 پہ، اور اسی دن صبح وزیر اعظم نے ایک بڑے جلسے میں کہا کہ یہ این آر او مانگنے آ رہے ہیں، تو بھائی ہم نے کہا ہم تو پھر نہیں آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب کو رویے بدلنے ہوں گے، یہ جو لیول آف پولرائزیشن ہے، اس لیول آف پولرائزیشن میں کوئی بھی مثبت کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کو بھی ٹیمپریچر لو کرنا ہوگا، ہمیں بھی ٹیمپریچر لو کرنا ہوگا، مگر جب دعوت کوئی سنسیئر ہوگی، بل اگر بل ہم نہیں بھی مانتے تو اگر بل ٹیبل ہو تو ہمیں ڈیبیٹ کرنی ہے، اگر آرڈیننس ہے تو آپ نے آلریڈی قانون بنا دی ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رکھ دیں گے جب آئے گا اسمبلی کے اندر۔ یہ ذرا سوال کرتے ہیں نا سینیٹر اعجاز چودھری صاحب، یہ آپ سن رہے ہیں بات ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ آرڈیننس کے ذریعے ہی آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے، تو آپ پھر ایک کسی فرد واحد کے خواہشات کے تحت ہی پارلیمان کو تابع کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دعوت دیتے ہیں لیکن آپ کا رویہ غیر مناسب ہوتا ہے، جس سے اس دعوت کی جو نیت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ سینیٹر اعجاز صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ غریدہ نیتوں کا حال تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، انسان کسی کی نیت ڈٹرمن نہیں کر سکتا۔ البتہ میں پاکستان کے اندر جو انتخابات کی پوری تاریخ ہے، لمبی میں نہیں جاتا، 2013 سے ہی اگر آپ لے لیں تو 2013 میں انتخابات کے بارے میں بالکل واضح طور پہ آر او کا الیکشن کہہ کے، اور اس وقت بھی ایک نظام تھا جو بیٹھ گیا تھا اور 11 بجے ہی بیٹھا تھا، اور پھر وہ فجر کے وقت ہی اٹھا تھا، اور نتائج جو بھی آئے تھے تحریک انصاف نے اس کے اوپر سینکڑوں پٹیشنز کی تھیں، دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی تھیں جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی اور ایم ایم اے شامل تھی۔ اور آپ کو یاد ہے ہم نے جب عمران خان ہاسپٹل میں تھے حادثے کی صورت میں، تو اس وقت ہم نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی کہ یہ 4 حلقے ہیں، انہیں آپ کھول کے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن حکومت مانی نہیں۔ اس کے بعد ایک لمبی احتجاجی تحریک چلانی پڑی، جس کے نتیجے میں وہ 4 حلقے کھلے، چاروں کے چاروں حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی تھی، اور پھر ایک کمیشن بنا، جوڈیشل کمیشن، اس کی 42 سفارشات تھیں، کسی ایک سفارش کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 13 ہو، 18 ہو، کراچی ہو، ڈسکا ہو، جب آپ نے اس پورے نظام پہ اعتماد ہی نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر بہتری کی اور اصلاحات کی ضرورت ہے، تو آپ دل سے چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو اس پہ بیٹھنا ہوگا۔ تحریک انصاف نے اسی لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے الیکشن ریفارمز کا ایک ایجنڈا رکھا ہے، کمیٹی کے اندر وہ بل موجود ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کس طرح دعوت دی جاتی ہے، اسپیکر نے دعوت دی ہے، لیکن اگر پی ایم ایل این اس کے اندر شامل نہیں ہوتی یا دیگر پارٹیاں نہیں شامل ہوتی
تو میں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ میرے بھائی ہیں مصدق، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ سینیٹر ہیں، ایم این اے صاحبہ سے، ناز بلوچ صاحب سے درخواست کرتا ہوں، یہ ایم این اے، یہ آئیں اس پروسیس میں شریک ہو جائیں، ورنہ حکومت کو جس طرح یہ حکومتوں میں تھے تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو آرڈیننسز کا سہارا لینا پڑتا ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھی طرز حکمرانی ہے، لیکن جب آپ قانون سازی نہیں کر سکیں گے فار گڈ تو پھر آپ کو کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہوگا. سینٹر اعجاز صاحب، آپ ایک ویلڈ بات کر رہے ہیں اور آپ ایک بیلنسڈ بات کر رہے ہیں. 7 اور 8 ملین پاکستانی غریدہ اگر یہ کہیں کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں اور ان کے لیے بھی کوئی راستہ ڈیوائس کیا جائے کہ وہ انتخابات کا حصہ اور پروسیس بن سکیں. آپ کی بات بھی سینٹر اعجاز صاحب، آپ کی بات بھی ویلڈ ہے، بیلنسڈ ہے، لیکن ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے تحفظات ہیں، آلموسٹ یہی تحفظات ناز بلوچ صاحبہ کے بھی ہوں گے جب ہم ان کی طرف جائیں گے. بٹ میرا یہ ایک اور سوال آپ سے ہے کہ ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کی تھی، ابھی تو 3-4 دن بھی نہیں ہوئے دعوت دیے ہوئے، اس کے بعد پھر فواد چودھری نے دعوت دی تھی، تو ابھی تو آپ نے باقاعدہ دعوت دی ہی نہیں، ابھی تو اس پہ کوئی برین سٹارمنگ ہوئی ہی نہیں کہ جی پارلیمان میں آ کے بحث کیسے سٹارٹ کرنی ہے انتخابی اصلاحات پہ، اور آپ آرڈیننس لانا شروع کر دیا آپ لوگوں نے. تو پھر اس دیکھیں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے غریدہ، یہ تو پارلیمنٹ کے اندر بھی دسمبر سے یہ بات شروع ہے، اب سے نہیں شروع. اور اس سے پہلے یعنی جو ہم میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بڑی ویلیوبل ڈیبیٹ ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم ایک دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں اگر ہونا چاہیں تو، بلکہ مطلب لارجلی عوام کو بھی یہ ساری درخواست ان کے سامنے بھی یہ سارا کھول کے رکھتے ہیں کہ کس پارٹی کا کیا انٹینشن ہے، ان کا کیا نقطہ نظر ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو تینوں سیاسی جماعتوں کا، جو بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کی، ان کا نقطہ نظر سامنے آئے. اور مصدق ملک صاحب نے کسی چیز سے اختلاف نہیں کیا، صرف ان کو طریقہ کار سے یا ہماری نیت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ شاید ہم اخلاص سے بات نہیں کرتے. یہ دو طرفہ ہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جس سینٹی کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اس کے اوپر وہ خود بھی عمل پیرا رہتے ہیں. مثلا میں بھی بات کر رہا ہوں، وہ بھی بات کر رہے ہیں، یہاں سے ہی شروعات کر لیتے ہیں نا جی بات کی. دونوں ہی ایک ایسے ذمہ دار فورم کے اوپر موجود ہیں کہ بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد خود ان سے بات کر کے راستہ تلاش کروں گا، خود ناز بلوچ صاحبہ سے بات کر کے راستہ تلاش کروں گا. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ روبہ کار آئے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو، سینٹر اعجاز صاحب کو پتا چلے کہ قوم کے نمائندے وہاں پر جا کر آپس میں بات کرتے ہیں. سینٹر اعجاز صاحب، آپ جیسے بڑے بیلنسڈ اور بڑے ریزنیبل لوگ مزید ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاف میں، جو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے، اور پھر ذرا زیادہ تھوڑے سے اور زیادہ ہونے چاہیے. ناز بلوچ صاحبہ، میں ویسے فقیر آدمی ہوں، میرے سے بہتر لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ناز بلوچ صاحبہ، 2-3 معاملات اکٹھے ہو گئے. ایک تو انتخابی اصلاحات، آپ لوگ ابھی صرف تنقید ہی کر رہے تھے، اعتراضات ہی کر رہے تھے، لیکن حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے اصلاحات کا عمل بھی سٹارٹ کر دیا. ایک تو اس پہ فرمائیے گا. دوسرا، NA 249 میں اب ری کاؤنٹ ہونے جا رہا ہے. پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی تھی، لیکن اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا. کیا کہتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے، اور اگر معاملہ کہیں ری پول کی طرف جاتا ہے تو پیپلز پارٹی اس پہ راضی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ، آپ نے کافی انٹرسٹنگ اور بڑے دلچسپ سوال پوچھے ہیں. پہلا آپ کا جو سوال تھا وہ الیکٹورل ریفارمز کے متعلق تھا، اور ڈیفینیٹلی آرڈیننس فیکٹری جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کو بنا دیا گیا ہے، اس سے پارلیمنٹ کی جو ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی جو ایک طاقت، ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اور اس میں رول پلے کرنے کے لیے تمام پارلیمنٹیرینز کا کردار ہوتا ہے. اس کردار کو جو ہے وہ پس پش رکھ کر اگر آرڈیننس پہ جی بالکل اس کو پس پش رکھ کر اگر آرڈیننس ہی لے کر آنا مقصد ہے تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا لیا جائے. بہتر تو یہی ہے کہ تمام جتنے نمائندے ہیں اس میں کوئی اعتراض کرے گا، سب میں اگری، سب میں ڈس اگری. اور جمہوریت، ڈیموکریسی کی یہی ایسنس اور خوبصورتی ہے کہ اس میں آپ ایک دوسرے کی بات کا احترام بھی کرتے ہیں، اور اس میں ڈس ایگری کرنے کی کیپیسٹی ایک موجود ہوتی ہے، اور اصلاحی پہلو میں سے نکلتے ہوئے کوئی چیز سامنے آتی ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات آپ نے 249 کی ویری انٹرسٹنگلی، بیکاز میرا اپنا تعلق ڈسٹرکٹ ویسٹ سے ہے اور میں کراچی کی ریپرزینٹیٹیو ہوں.
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को और स्पेशली 249 को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, क्योंकि 2013 में भी मैंने खुद यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा भी लिया था, जिसमें बल्दिया टाउन का हिस्सा भी आता था। वो बात अलग है कि 2018 के बाद डिलिमिटेशन के बाद इस हल्के के अंदर कुछ और इलाके जो है शामिल हो गए। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात आपको ये बताऊं कि 1971 से मेरे वालिद साहब खुद इस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव थे। चूंकि ये इलाका ज्यादा लेबरर्स पे मुश्तमिल है, वहाँ के लोग उन पॉलिटिशियंस को पसंद करते हैं जो अवाम में से निकल के सामने आते हैं। यही वजह है पीपल्स पार्टी ने इस इलाके के को मद्देनजर रखते हुए यहाँ लेबर कॉलोनी दी, लेबर स्क्वायर दिया, लोगों को लीज का राइट दिया प्रॉपर्टी का, लोगों को हॉस्पिटल्स दिए, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ है वो पीपल्स पार्टी ने दिया। बाकी किसी पार्टी ने एक ईंट भी नहीं रखी यहाँ पे। बात यह है कि ठीक है, अगर मैंडेट की रिस्पेक्ट हम सबकी करते हैं, लेकिन डिलीवरी तो पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने नहीं की। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताऊं कि 2008 में यहाँ से एमक्यूएम के ख्वाजा सुहेल मंसूर, जो कि एक कारोबारी शख्सियत है, वो पता नहीं कहां से आ गए और बल्दिया टाउन के लेबरर्स के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। फिर 2013 में उन्होंने दोबारा धांधली की और इतनी बुरी धांधली की कि 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद रिजल्ट चेंज करके फिर ख्वाजा सुहेल मंसूर, जो कि बिजनेसमैन है, फिर लेबरर्स के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। ना उन्होंने कभी इलाके का विजिट किया, ना, और इनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, ख्वाजा सुहेल मंसूर का। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे फैसल वावडा साहब आ गए, डिफेंस से, डीएचए से उठकर जो है बल्दिया टाउन आके बन कबाब के ठेले लगा के उन्होंने कहा जी मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करूंगा। ऐसे नहीं होता। फिर अब मिफ्ता इस्माइल साहब आ गए और वो आके उन्होंने आनन फानन, जो कि ना इलाके को समझते हैं, ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, उनको आप लेकर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं आपको टॉफियां बांटूंगा और बिरयानी बांटूंगा, वोट मुझे दे। बात यह है कि आपके कैंडिडेट भी मैटर करता है, पार्टी भी मैटर करती है। हम अवामी लोग हैं, हमारा कैंडिडेट अवामी था, इससे पहले भी अवाम में उसी इलाके की तर्जुमानी करता आया, तो लोगों ने हमें वोट किया है। इससे पहले आपने देखा कि मलीर में बाय इलेक्शन हुआ, साफ शफाफ इलेक्शन हुआ, हम जीत गए। और इसी तरीके से अब इलेक्शन, अब ये फरमाइए कि NA-249 के रीकाउंट से पीपल्स पार्टी मुतमईन है, और अगर रीकाउंट में मुझे फरीदा जरा सा मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं इस इलाके की नुमाइंदगी करती हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा जायजा आपको पेश कर सकती हूँ। बात यह है कि ठीक है, बहुत आसान है, जो लोग नहीं इस इलाके को समझते उनके लिए बात करना, लेकिन मैं तो इस इलाके की गली गली से, इलाके से वाकिफ हूँ। मैंने यहाँ कैंपेन्स की हुई हैं, मुझसे बेहतर कौन जानता है इस इलाके को। तो बात यह है कि इस इलाके में आपने पहले तो रिप्रेजेंटेटिव्स आप उठा के ले आते मुसल्लत करने के लिए, गलत आपकी कैंडिडेट्स होते हैं, लोग जब रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ठीक है। अगर, और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे हमें ताज्जुब है कि देखिए पूरे दिन भर तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई कि जी सब एवरीथिंग वाज गोइंग ओके। अचानक से जो है रात को जब रिजल्ट आना शुरू होता है, आप जीत रहे होते हैं, तब तक तो सही होता है। जिन कंस्टिट्यूएंसी से आपके हार की खबर आती है, आप कहते हैं इलेक्शन में धांधली हो गई। तो देखें, अगर ये बात है, हम नहीं बैक ऑफ करें किसी चीज से, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो इलेक्शन कमीशन कहेगी, जो फैसला होगा, हमें, हमारे ज़मीर मुतमईन है। हमें पता है कि ये इलाका 1971 से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है और आगे भी। मैं आपके प्रोग्राम से चैलेंज करती हूँ गरीदा, मैं आपके प्रोग्राम से बहुत ही एहतराम के साथ मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं चैलेंज करती हूँ कि मैं तैयार हूँ, वो आए यहाँ से। अगर जनरल इलेक्शन नेक्स्ट में वो कंटेस्ट करना चाहेंगी, बड़े शौक से आए, कराची से कंटेस्ट करें, मैं उनके सामने कंटेस्ट करूंगी। और मैं एक लेबर मिनिस्टर की बेटी होकर, मैं एक ऐसे शख्स की जो इस इलाके की नुमाइंदगी जनरेशन से हमने की है और मेरी पार्टी ने की है, मैं एक आम पीपल्स पार्टी की वर्कर की हैसियत से इलेक्शन लड़ूंगी। आप देखेंगी तब भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी ही जीतेगी यहाँ से, क्योंकि हम लोगों की पल्स को समझते हैं, लोगों की परेशानी मुश्किलात में हम उनके साथ खड़े होते हैं। एक छोटी सी सीट हमारी है। अब आप की काउंटिंग करा दें, आपने जो कराना है करा दें, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से जो भी आके कंटेस्ट करे, इंशाल्लाह ताला ये बल्दिया टाउन की जो सीट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और आगे भी रहेगी। एक तो आपने बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर वो कंटेस्ट कर सकती हैं या करेंगी अगले इलेक्शन में, तो वो यहाँ से NA-249 से कंटेस्ट करें, उनके मुकाबले पे आप कंटेस्ट करेंगी। अब इसका जवाब लेंगे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब से, क्योंकि सारे मुस्लिम लीग नून के पास भी बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसकी बुनियाद पे उसने इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी रीकाउंट की। लेकिन रीकाउंट के बाद सूरत हाल क्या बनती है? अगर यही सूरत हाल प्रिवेल करती है पीपल्स पार्टी के हक में, तो फिर नून लीग क्या करेगी? क्या रीपोल की तरफ जाएगी? और भी अहम सवालात हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग तो पिछले कुछ ज़िमनी इंतखाबात में सामने आई है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब से भी सवाल करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने बात सुन ली, यही सवाल करना था मैंने, अब इसका जवाब दे दीजिए। नाज बलोच साहिबा की बात। एक तो मैं समझता बड़ी मस्बत बातें की हैं इजाज़ भाई ने, और मेरे तो बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मोहसिन भी, मैंने बड़ा सीखा है इनसे। और अगर इसी रवैये के साथ तमाम पार्टीज़ चलें, और ये बात इनकी ठीक है कि बदएतमादी जो है वो शशजहत है, यानी हर तरफ बदएतमादी और पोलराइजेशन की एक फ़िज़ा है, और इस फ़िज़ा के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप कोई मस्बत पॉलिसी मेकिंग कर सकें या लेजिस्लेटिव एक्टिविटी कर सकें। तो सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर घटाना होगा। उस टेम्परेचर को घटाने के लिए हमें अपना जो नैरेटिव है, जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, बिलखसूस टॉप लीडरशिप पे, हम सबको उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। नहीं करेंगे तो ये पोलराइजेशन बढ़ती चली जाएगी और काम नहीं होगा। मैं वैसे तो नहीं जानता इतना ज़्यादा, नाज तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, उनका इलाका है मुझे नहीं मालूम था, वरना मैं वहाँ गया था तो मैं ज़रूर मुलाकात भी करता। मगर वो तो इलाका बहुत पसमानदा है, बहुत टूटा हुआ है। मैं वहाँ पे कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा अगर आप इतिहाद टाउन चले जाएं या मोमिनाबाद चली जाएं, और ये तो जाती रहती होंगी, तो मुझे लोगों ने कहा कि ये कच्ची बस्ती है। मैंने कहा भाई ये कच्ची बस्ती नहीं है, कच्ची बस्ती तो मैंने देखी है, वहाँ पे तो कच्चे मकान होते हैं, उन मकानों के कच्चे सहन होते हैं जिसमें बच्चे घूम रहे होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं। ये तो टूटी हुई बस्ती है। ये किस तरह की बस्ती है? यहाँ पे तो किसी को पानी नहीं मिलता। आप वहाँ पे जाएं, गरीब आदमी, 90% लोग इस इलाके के रहने वाले 30-35 हज़ार से कम कमाते हैं, और ये 30-35 हज़ार मैंने ज़्यादा आपको बता दिया है। ज़्यादातर लोग 20-25 हज़ार कमाने वाले लोग, उनको 6,000 रुपया, जितनी देर से हम लोग खिदमत कर रहे हैं सारी पार्टीज़, और पीपल्स पार्टी ने ज़रा ज़्यादा खिदमत की है तो उनका ज़्यादा हक बनता है। मगर आप अगर 1971 से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं तो आज तक तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाया। और आप ये देखिए कि अगर किसी 20,000 रुपये कमाने वाले को या 22-25 हज़ार कमाने वाले को 6,000 रुपये, और मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ये गरीब लोग, ये इनको नाज बलोच साहिबा को भी पता है कि उनको 6,000 रुपया पानी ख़रीदने के लिए देना पड़ता है। तो ये हम सब की मुतफ़िक़ा ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुकदमे को आगे बढ़ाएँ और वहाँ पे तरक्याती काम करें, और उन सड़कों की टूटी हुई, जिनको मैं टूटी हुई बस्ती कहता हूँ क्योंकि वो कच्ची नहीं है, उनकी हालत बेहतर करें। और हम सियासत भी सारे इसीलिए करते हैं, नाज भी इसीलिए करती हैं, हम भी इसीलिए करते हैं, मिफ्ता भी इसीलिए करते हैं, और एजाज भाई का तो मुझे पता है, मैं इनको जानता हूँ। लेकिन वहाँ से अवाम का कोई नुमाइंदा तो मुंतखब होने देना, अब असल तो बोन ऑफ कंटेंशन वहाँ पे। जी मैं आ रहा हूँ। और नाज का पॉइंट है कि सारा दिन आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की। अगर मैं नाज की सारी बातें मान लूँ, नाज बलोच साहिबा की सारी बातें मान लूँ, तो आपको मालूम है कि आज इलेक्शन कमीशन के सामने पिटिशन हुई है। जो फॉर्म 45 अवाम को मैं बता दूं कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, इस वजह से रिपोर्ट नहीं होती कि अगर आप अंदर जाके धक्के ना मारें तो रिपोर्ट नहीं होगी, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए तो उसके जब रिज़ल्ट्स कंपाइल करते हैं तो उस रिज़ल्ट के ऊपर हर पोलिंग एजेंट को साइन करना होता है। यानी वो कहता है कि हाँ ये देखिए इतने ही वोट थे, मैंने साइन कर दिया है, हमने सबने मिलके गिने, हमारे सामने गिने गए हैं, यानी गिनता तो उनका वो अमला है मगर तमाम पोलिंग एजेंट साइन करते हैं। राइट। 270 ऐसे फॉर्म्स हैं जिसपे एक भी पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर नहीं। एक जी 170 नहीं 276 तो पोलिंग स्टेशंस हैं, 167 टू बी प्रिसाइज जी, जो आज पेश किए गए हैं लिस्ट के साथ। और वो फॉर्म्स भी, यानी सिर्फ हमारे वाले फॉर्म्स नहीं, वो तो कोई भी कह सकता है भाई, हो सकता है आपने अपने फॉर्म के ऊपर से मिटा दिए हों, जो ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म दिए हैं वो भी कॉपियां और हमारी कॉपियां भी। जब 167 के ऊपर साइन एक पोलिंग, ना MQM के, ना PSP के, ना PTI के, ना हमारे, ना पीपल्स पार्टी के, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी। देखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। जो शक किया जा रहा है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी प्रोविंशियल, और बिलखसूस ये तमाम लोग जो हैं महकमा तालीम के लोग होते हैं, तो शक ये किया जा रहा है कि उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये साइन नहीं किया। लेकिन इसका सबूत क्या है? इसके सबूत क्या? मैंने आज पेश हो गया ना, और एक्सेप्ट भी हो गया। यानी वो जिसके ऊपर कानूनी तौर पे आपने पोलिंग एजेंट से साइन करवाने होते हैं, मैं कुछ भी रिजल्ट, मैं 93 लिख के कहता हूं ये ले जाओ भाई, और एक वीडियो भी आज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई है जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि लेना है रिजल्ट तो लो वरना भाग जाओ, कोई सिग्नेचर नहीं है।
اور آپ کا پولنگ ایجنٹ بھاگ گیا. پولنگ ایجنٹ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سائن کرنے, یہ جمع کروائیں. یہ ری کاؤنٹ ایسے تو نہیں ہوا نا, یہ ری کاؤنٹ اسی بنیاد پہ ہوا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ 30 اب 270 تو کل ہیں, 276 ٹھیک ہے, 170 میں نے آپ کو بتا دیے. 30 ایسے ہیں جس کے اندر جو فارم ہمیں دیا گیا ہے یا باقی جماعتوں کو دیا گیا ہے اور جو فارمل الیکشن کمیشن نے جس کا RO نے اجرا کیا ہے وہ مٹیریلی ڈیفرنٹ ہے. 5 ایسے ہیں جن میں نمبرز ہی مختلف ہیں. دیکھیں جب اس طرح یہ الیکشن کمیشن کے انتظامی معاملات ہیں نا, اس کا پیپلز پارٹی پہ الزام کیسے عائد کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ پروونشل ایڈمنسٹریشن ہے. جی میں 2-3 چیزیں پیش کر دیتا ہوں, وہ آپ کے پرانے سوال سے بھی جڑی ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا, آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ دکھایا, آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب ایک فولڈر لے کر آئے, اس میں پیسے تھے ٹی وی کے کسی, اور افسران نے ان کو روکا تو اس کے اندر پیسے نکلے, اور انہوں نے پوچھا کس نے بھیجے ہیں, خدا جانے کس نے بھیجے ہوں گے, مگر ٹی وی کے اوپر انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بھیجے ہیں. یہ میں اس وجہ سے الزام نہیں لگا سکتا کہ ایسی بہت سی چیزیں کنٹرائیو بھی ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ پیسے پریزائڈنگ افسر کے لیے پیپلز پارٹی نے بھیجے. کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک اور حلقے کے اندر اتحاد کالونی کے اندر 83 ووٹ یعنی کل 250 ووٹ پڑتے ہیں ایک پولنگ بوتھ میں ایوریج اوسطن, اس میں سے 83 ووٹ جو مفتاح اسماعیل کے تھے وہ کسی اور کے نام ڈال دیے گئے, وہ بھی پکڑے گئے, محمد اسماعیل. جی اس طرح کی بے شمار ناموں کا تو ہو جاتا ہے نا, مطلب یہ تو ایک ایرر ہے. اگر سارے پولنگ ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کاؤنٹ انتظامیہ کر رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوتا نا. یہ کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے جن کو کچھ پتہ نہیں, ان کی تو ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 83 ووٹ 250 میں سے ہر پولنگ سٹیشن میں ادھر ادھر ہو ہی سکتے ہیں. اچھا, آپ کے ان تمام تر الزامات کے ساتھ, تمام تر شواہد کے ساتھ, الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ, ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن کو سامنے یہ بھی پیش کیا گیا کہ ایک اور فارم ہوتا ہے, فارم 247, فارم 47 سوری 46 نہیں, 46 فارم, گھبرا گیا ہوں روزے کی وجہ سے. فارم 45 نہیں, فارم 46. فارم 46 آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن کے لیے کتنے ووٹس کا اجرا کیا گیا تھا, کتنے استعمال ہوئے, کتنے واپس جا رہے ہیں. وہ قانونی طور پہ آپ کو پولنگ ایجنٹ کو دینا ہے. وہ پورے الیکشن میں ایک بھی پولنگ ایجنٹ کو نہیں دیا گیا. نتیجتاً اب اگر آپ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور فارم 46 نہیں دیا ہوا تو بعد میں آپ جتنے مرضی ووٹ پھاڑ کے پرچیاں اندر ڈال دیں. اس وجہ سے آپ کا جو آخری سوال تھا کہ یہ ریکاؤنٹ تو ہوگا, لیکن جو آج ہم نے نہیں 2-3 پارٹیز نے جو بات آگے بڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں جب نہ 46 100% نہیں دیا گیا اور تقریباً 200 کے قریب فارم 45 جو ہیں ان پہ یا سائن نہیں ہے, تو یہ ری پول کی طرف جانا چاہیے. یہ لگ رہا تھا آج گفتگو سے مختلف وکلاء کی کہ یہ اپیل ہوگی اور یہ ہو سکتا ہے یہ ری کاؤنٹ کے بعد ری پول. کیا مسلم لیگ نون ری پول کی طرف جائے گی؟ میں یہی سوال آپ سے کرنے. جا سکتی ہے, کیوں نہیں جائے گی جی. اگر آپ یہ دیکھیے کہ ایک فارم ہے, جی بالکل نا صاحبہ آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. دیکھیے اگر میں آپ کو ایک یہ دے دوں, یہ ہے, میں آپ کو کہتا ہوں یہ رزلٹ ہیں, لینے ہیں تو لے لو, اس کے بعد کتنے پولنگ وہ آئی تھی گڈیاں وہ بھی میں آپ کو نہ بتاؤں, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بولوں اب آپ جائیں, اور اس کے بعد میں ہی اگر دھاندلی کر رہا ہوں, میں ناز صاحبہ کو نہیں کہہ رہا, اگر میں ہی دھاندلی کر رہا ہوں اور میں بعد میں ان میں سے نکال کے ان کے اوپر لکھ کے لوگوں کے جو ہوتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبرز اور وہ ووٹ فیڈ کر دوں تو آپ کیا کر پائیں گی. اس وجہ سے جب یہ ریکاؤنٹ ہوگا میرے خیال میں 2 یا 3 پارٹیز آج مجھے لگا کہ وہ پروبیبلی اپلیکیشن دائر کریں گے کہ اس کو زیادہ اس کو تحقیق, وہ تو فیصلہ ان کا ہے, مگر تحقیق جس کو فورنزک آڈٹ کہا جاتا ہے کہ اس کو کھولا جائے, اس کو دیکھا جائے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے اور پھر فیصلہ. ٹھیک ہے ناز صاحبہ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اور اس کے بعد سینیٹر اجاز صاحب آپ کے پاس آؤں گی. بالکل, میں سینیٹر صاحب کی اجازت سے تھوڑا سا اگر وہ اپنے ٹائم میں سے بھی مجھے ٹائم دے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اور بات یہ ہے کہ ابھی کافی آپ نے طویل موقع دیا مصدق ملک صاحب کو, انہوں نے اپنی بات بیان فرمایا. مصدق ملک صاحب کو بھی میں بتاتی چلوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ جو ہے کراچی, یہ اٹ از ون آف دا لارجسٹ ڈسٹرکٹ آف کراچی, اور میں ڈسٹرکٹ ویسٹ کی ترجمانی کرتی ہوں پہلی بات. اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کروڑوں لوگوں کی آبادی کے اوپر مشتمل ایک ڈسٹرکٹ ہے جس کے اندر بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ بھی آتا ہے, اور اس ڈسٹرکٹ میں زیادہ تر لیبررز رہتے ہیں, بالخصوص بلدیہ ٹاؤن میں. آپ نے جو اتحاد ٹاؤن کی بات کی, غازی ٹاؤن کی بات کی, رشید آباد ہے, سعید آباد ہے, اور پھر اب اس میں اورنگی کا بھی علاقہ جو شامل ہو گیا ہے. یہ بہت وسیع ڈسٹرکٹ ہے. پہلے یہاں پہ 3 NA کی سیٹ کے اوپر مشتمل ہوتا تھی, 1 NA کی سیٹ ہوتی تھی. اس زمانے
शफी भी पीपल्स पार्टी यहाँ से जीती, और एक दौर था जब एजाज शफी भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे, तब के हालात और डायनामिक्स और थे। अब की हालात, आबादी जो है वो तेजी से जो बढ़ी है। और लेबरर्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो इनमें से 71 की जो बात मैंने की वो मैंने इसलिए की कि जब पीपल्स पार्टी को 71 में मौका मिला तो हमने डिलीवर किया। हमने लेबर कॉलोनीज दी, हमने लेबर स्क्वायर दिया, हमने लोगों को लीज का राइट दिया प्रॉपर्टी का, जो लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी, और उसके अलावा हमने उनको सोशल सिक्योरिटी, सोशल नेट के अंदर लाते हुए लेबरर्स को सोशल सिक्योरिटी दिया, जिसको हम सेसी कहते हैं। सिंध सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रही है इस वक्त, वो चारों सूबों में सिंध इज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने ये स्टार्ट किया प्रोग्राम। और जो लेबरर्स हैं उनको उनका ड्यू राइट के कोई भी रातों रात किसी लेबरर को फैक्ट्री से बरतरफ नहीं कर सकता। ये वो लेबरर्स के हकूक हैं जो उनको हमने दिए, और उनके मेडिकल राइट्स, फ्री मेडिकल कार्ड्स उनके दिए उनको, और ये 71 से दिए, आज से नहीं दिए। तो इसीलिए जब मैं बात करती हूँ तो पीपल्स पार्टी को मौका मिला, हमने किया। हमारे कसूर नहीं है कि 2 दफा ख्वाजा सुहेल मंसूर जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से था, उन्होंने इलेक्शन जो है हमारा ले लिया, जीती हुई सीट हमारी हाथों से उन्होंने रिगिंग करके, धांधली करके। मैं आज भी कहती हूँ कि बहुत धांधली ज्यादा इलेक्शन इससे पहले हुए और हमारी सीट छीनी गई हमसे। और उसके बाद आप देखें फैसल वावडा साहब आए और वो आके नुमाइंदगी करने का उनको शौक चढ़ा, तो वो आए, क्या किया उन्होंने, 2.5 साल में एक भी चक्कर नहीं लगाया। फिर उसके बाद अब आप अपना कैंडिडेट उठा के देख लें। बात यह है कि जब पीपल्स पार्टी को मौका मिला हमने डिलीवर किया। अच्छा नाज साहिबा, मुझे इस वक्त प्रोग्राम में डिबेट जारी है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, नाज बलोच साहिबा मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जो इल्जामात आयद किए हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने, नून लीग की तरफ से यही इल्जामात हैं, और सिर्फ एक पार्टी के नहीं बाकी तमाम पार्टियों की तरफ से पीपल्स पार्टी पे इल्जामात हैं, और खासतौर पे पॉलिटिकल माजरत के साथ जो वहाँ पे इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेशन थी कि उसको प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो इन्फ्लुएंस किया है। अब ये फरमाएं कि क्या रीकाउंट के बाद रीपोल के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है अगर रीकाउंट में भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते बाकी जमातों के? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम रिकाउंट से नहीं भाग रहे, हम किसी चीज से नहीं भाग रहे। हम मुतमईन है कि अवाम ने हमें वोट दिया और हम जीत गए। हमें ये पता है कि 5 बजे से पहले कोई शिकायत इनकी तरफ से नहीं आई। जब देखें, वो कहते हैं ना कि सारा मामला शुरू ही 5 बजे के बाद हुआ। वरीदा आपको याद होगा 2013 में जब इलेक्शन हुए तो रात के 12 बजे PMLN ने अनाउंसमेंट, अपनी विक्ट्री की स्पीच कर दी थी। 2013 में 12 बजे हमें तो रिजल्ट हल्कों के 2-2, 3-3 दिन के बाद जाके हाथ में मौसूल हो रहे थे, लेकिन इनको पता चल गया था ये जीत गए। तो बात यह है कि जब हमारे रिजल्ट्स आ जाएं हक में, अगर हम जीत जाते हैं तो आपको धांधली लग जाती है, और अगर आप जो है रात के 12 बजे पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट कर देते हैं तो वो विक्ट्री हो जाती है। तो बात यह है कि हम तो तैयार हैं रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम्स तो नहीं चलेंगे गरीदा। हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा, हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी। हम, दिस इज डेमोक्रेसी, हमारी सिंध में हुकूमत है, हमने कुछ तो काम किया होगा जो लोगों ने हमें वोट दिया गरीदा। हम बड़ा दिल का मुजाहिरा करें। और मैंने भी जो मरियम नवाज साहिबा की बात की है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही एहतराम से की है। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। बिल्कुल, आपने बड़े एहतराम के साथ चैलेंज दिया है, नो डाउट अबाउट दैट। से कहा है कि वो भी आए, मैं भी एक खातून हूँ, वो भी खातून है, हम मिलकर इलेक्शन, मैं पीपल्स पार्टी से लड़ूं, वो नून लीग से लड़े, देख ले कि अवाम अगर वो उनको लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो जनरल इलेक्शन में बिस्मिल्लाह आए। मैं अपनी पार्टी से दरखास्त कर लूंगी, जी मैं सामने इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। बात ये है, चलिए वो तो आगे की बात है ना, अभी तो रिकाउंट होना है और रिकाउंट 6 मई को होना है, और उसके बाद फिर अगर रीपोल की तरफ जाता है तो आपने कहा कि जी हम तैयार। सेंटर नहीं, रीपोल तो मंदुखेल साहब जीते हुए हैं, ये मंदुखेल साहब की सीट है, वो जीते हुए हैं इंशाल्लाह, और वही कैंडिडेट हैं हमारे। मैं तो एक बात कर रही हूँ कि अगर उनको शौक है कि वो समझते हैं कि आकर यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। जनरल इलेक्शन आएंगे 2023 में तो दोबारा इलेक्शन लड़ लें, आकर देख लें कि किसको। मैं वही गुजारिश कर रही हूँ ना कि 2023 तो अभी बड़ी दूर है, अभी तो ये 2021 वाला जो है कजिया ये निमट जाए। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आप बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ सबकी बातें सुन रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले से वाकई बिल्कुल साइड पे हो गई है। हालांकि असल सवालात PTI से होने चाहिए थे कि सीट आप लोगों ने हारी है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी चालाकी से नून लीग पीपल्स पार्टी को आपस में उलझा दिया। तो ये जो आप लोग ज़िमनी इलेक्शन, गरीदा आपने आज हुकूमत के साथ बहुत सख्त ज्यादती की है। ये तो एक ही यानी PDM की 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टियां हैं, और आपने मुझसे 4 गुना वक्त PDM को दे दिया है। सर आप लोगों ने बड़ी चालाकी से उन्हें आपस में लड़वा दिया। कोई बात नहीं की सर, आप लोग बड़ी चालाकी से उनको आपस में लड़वा रहे हैं ना। मैं अर्ज करूं, मंदुखेल साहब
मेरा ख्याल है कि वो मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री वगैरह में ही काम कर रहे होंगे। और दूसरा, मैं कराची के ऊपर ना जी, मैं तो कोई क्लेम नहीं करता। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन 2.5 बरस में कोई काम वहां पर नहीं किया, मैं डिफेंड करने को तैयार नहीं हूं। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जिस कदर बाइख्तियार हुकूमत रह गई है उसका भी सब दोस्तों को इल्म है। 40% कराची के अंदर पाइपलाइन से पानी नहीं जाता, और दुनिया अब देख रही है कि दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर जहां से कूड़ा ही नहीं उठाया जा सकता, उसकी सफाई नहीं हो सकती, उसके नाले ही साफ नहीं हो सकते। इसलिए मैं समझता हूं जो भी कोई क्रेडिट लेना चाहे, मैं तो एक बैसियत पॉलिटिकल वर्कर की बात कर रहा हूं कि वहां पर वो लोग भी थे जिन्होंने बल्दिया के अंदर काम किया, और वो लोग भी हैं कि जिनके ऊपर पूरी पावरफुल गवर्नमेंट्स हैं और वो कुछ भी ना कर सके। यहां पर इशू क्या है 249 का, 20-21% लोगों ने वोट दिया है या शो किया गया है। पहले तो ये महल नजर है कि ये रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन है भी कि नहीं है। और मुझे तो याद पड़ता है जो कि 4 बजे तक सारे मीडिया से आवाज ये आ रही थी कि वो मतलूबा तादाद ही पूरी नहीं हो सकेगी कि जो किसी इलेक्शन को वैलिड करने में होती है। लेकिन बाद में पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त आगे बढ़ा है तो कोशिश करके उसे 20-21% कर दिया गया है। यही खवातीन की रिप्रेजेंटेशन का हाल है। इसलिए इस इंतखाब के ऊपर बहुत ही सीरियस इश्यूज हैं, ये क्लियर इंतखाब नहीं है। और मैं तो कहता हूं इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर ये इंतखाबात का जब तक रिफॉर्म नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं आती, उसको हम यानी इस्तेमाल करके उसके अंदर कोई खराबी या जो भी कोई कमी है उसको पूरा नहीं समझ लेते, उस वक्त तक आप ये जो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 और फॉर्म 47 इसके झमेलों से आप बाहर नहीं आ सकते। वो सब यानी उसके अंदर कहीं इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है। लोगों को शायद ये शक पड़ता है कि जनाब उसको कोई हैक कर लेगा। ये मैं आम आदमी की इतला के लिए ये बात अर्ज कर रहा हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप आइए, इलेक्शन रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर आइए। और अगर आप ये समझना चाहें कि पीटीआई की क्या इसके ऊपर, वो तो जाहिर है आपको पता चल ही चुका है, लेकिन मेरी जाती ओपिनियन में 80% लोग जब वोट न दे रहे हों तो उस हल्के को नुमाइंदा हल्का नहीं कहते। मैं तो 40-42% को भी बहुत नहीं समझता, लेकिन बहरहाल 40-42% बहुत बड़ा था। जब हम ये कहते थे कि कोरोना बहुत ज्यादा है, खुदा के वास्ते इलेक्शन न कराया जाए, जब कहते हैं कि रमजान मुबारक आ रहा है, तो कोई इस बात को समझता नहीं है। उस वक्त समझते हैं कि हुकूमत अगर ये तजवीज देती है तो जरूर इसकी कोई कमजोरी इसके अंदर होगी। हम खुद भी बहुत सारे फैसले सियासी पार्टियां अपने अंदर सोच के अगर करेंगी तो हालात जो है उसके अंदर बेहतरी पैदा हो सकेगी। इसलिए दूसरी बात, क्योंकि बहुत ज्यादा बात ऑर्डिनेंस पे हुई, एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूं, अगर ऑर्डिनेंस बहुत ही गैर जमहूरी काम होता तो ये पार्लिमानी जमहूरियत में इसका वजूद ना होता। तो ये हर आदमी जो ऑर्डिनेंस के ऊपर एतराज करता है उसे खुद सोच लेना चाहिए कि किन मजबूरियों की वजह से पार्लिमानी निजाम के अंदर ऑर्डिनेंस को रखा गया है। चुनाचे हमारा जो भी बिहेवियर होगा टूवर्ड्स पार्लियामेंट, टूवर्ड्स कानून साजी, वो बहुत मैटर करेगा। चुनाचे मैं फिर एक मरतबा दोनों बड़ी अपोजिशन पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आएं और रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर आ जाएं। अगर रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर आएंगे, मैं पूरी वसूख से कहता हूं कि बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। वरना जिस लाहौर शहर से बैठ के मैं इस वक्त बात कर रहा हूं ना, 27% यहां का वोटर ऐसा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैंने 50 नेबरहुड काउंसिलें यहां की रिसर्च करके देखी हैं, जहां पर वोट जो है वो 100 है और पॉपुलेशन 50 है। ऐसे हल्के हैं यहां पे, पता नहीं कहां से वो वोटर आया हुआ है। इसलिए मुझे पीएमएलएन से बिलखुसूस ये रिक्वेस्ट करना है कि आपको गौर करके इसका इनकार करना होगा ईवीएम, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वरना ये सारा आपके ऊपर चला जाएगा कि आप इंतखाबात को शफाफ नहीं होने देना चाहते। ठीक है, बहुत माजरत आपको कट इन करने के लिए, टाइम बिल्कुल प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, लेकिन ये डिबेट इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि एक प्रोग्राम में समेटना इसको मुमकिन भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर एजाज चौधरी साहब, माजरत सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अगर टाइम कम हो गया हो, और यही माजरत नाज बलोच साहिबा से भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।